वीकली इंसाइक्लोमेंट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की चौथी एपिसोड में आपको खुशामदीद। इसके अंदर हम तीन खबरों पर डिस्कशन करेंगे। एक ये कि रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील थी वो ख़त्म हो गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर पुतिन का विजिट ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका का, और फिर यूएई और इंडिया के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन ग्रेन डील के ऊपर, जो कि मई 2023 में ब्रोकर करवाई गई थी रजब तैयब एर्दोगान और यूएन की जानिब से। वो अब ख़त्म हो गया और रशिया कह रहा है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज उनकी शराइत जो तय की गई थी उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्ट हुआ तो जो सोमालिया का कैपिटल था उधर जो ग्रेन की प्राइस थी वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गई, मतलब डबल हो गई। लेकिन जैसे ही ये डील ब्रोकर की गई तो ये प्राइस जो थी वो आधी हो गई। मतलब दैट्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इट दिस डील इज। अब ये है कि इसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी। जो इसकी इंप्लीकेशन है वो ज़्यादातर अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए होंगी। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड हैं ईस्टर्न अफ्रीका रीजन के, वो कहते हैं कि इस रीजन के अंदर 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि फूड की कमी का शिकार हैं। तो उनके लिए ये डील का आगे ना बढ़ना बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज दे आर इन सच ए कास्ट सिचुएशन कि मतलब उनके पास एक दिन के खाने के पैसे नहीं हैं, या इनके पास अगर पैसे हैं तो वो अनाज नहीं है। तो ये सिचुएशन है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। अब ये है कि रशिया इस डील से क्यों निकला। रशिया कहता है कि जी जो एग्रीमेंट हमसे तय हुआ था उसके ऊपर अमल नहीं होता, वो उनकी जो शराइत है उनके ऊपर अमल नहीं होता। रशिया ये भी कहता रहा है, पहले भी ये कहता रहा है कि ये जो डील है इसके मुताबिक जो पुअर कंट्रीज़ को यूक्रेनियन व्हीट जानी है वो पुअर कंट्रीज़ तक पहुंचती नहीं है, बल्कि ये चाइना और दूसरे कंट्रीज़ की तक पहुंचती है। यानी कि रशिया इल्ज़ाम लगाता है यूक्रेन के ऊपर कि वो अपनी जो डील के मुताबिक है व्हीट वो वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं करता। अब रशिया कहता है कि हम एक सूरत ज्वाइन करेंगे, वो ये है कि आपने जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शन लगाई है उनको थोड़ा लूज़ करें और हमारी प्रोडक्ट्स जो है उनको मार्केट में आने की इजाज़त दें। फिर और उसने यूएन को 3 माह की डेडलाइन दे दी है कि आप इस दौरान अपने काम कर लें, नहीं तो हम दोबारा इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब यूएन और तैयब एर्दोगान जिन्होंने पहले ये कही थी तो वो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। तैयब एर्दोगान कहते हैं कि जब हम अगस्त में उनकी मीटिंग है पुतिन के साथ, जब हम उसमें मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पुतिन इसको दोबारा से कंटिन्यू करने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि यूएन ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द यूक्रेन की ग्रेन्स और रशियन ग्रेन और साथ फर्टिलाइज़र को दोबारा से ग्लोबल मार्केट में ले आएँ। अब ये था रशिया यूक्रेन डील। अब दूसरी खबर भी रशिया ही से है, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अगस्त 2023 में ब्रिक्स के समिट में जाना था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया रशिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने मिलकर कि वो अपने समिट में नहीं आएंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। यानी कि ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ने कहा कि आप ना आए या रशिया ने कहा कि हम नहीं आ रहे, दोनों ने एग्रीमेंट करके फिर गए। अब रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव उधर ब्रिक्स समिट पे। अब रशिया का आना क्यों मसला है, बिकॉज साउथ अफ्रीका मेंबर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, यानी आईसीसी का मेंबर। उसने 2023 मार्च में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। अब अरेस्ट वारंट जारी किए हैं और साउथ अफ्रीका मेंबर है आईसीसी का, तो इसके हिसाब से ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लैंड करें साउथ अफ्रीका में तो वो उनको अरेस्ट करे और उनको आईसीसी के हवाले करे। सो ये प्रॉब्लम है। अब इसी तरह का एक वाक़या 2015 में भी साउथ अफ्रीका में पेश आया, जब उमर अल बशीर तब के सूडान के प्रेसिडेंट वो आए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनको अरेस्ट नहीं किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल डिबेट बन गई थी, बिकॉज साउथ अफ्रीका जो है वो है तो वेस्टर्न एलाइज, ज़्यादातर वेस्ट की तरफ देखता है, लेकिन उसने जो रशिया यूक्रेन जो वार अभी चल रही है उसके ऊपर न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस किया। सो इसको इन्होंने इस मामले को हाइटन करने के बजाय एक समझदारी का सबूत देते हुए दोनों ममालिक ने मिलकर इसको स्लो डाउन कर दिया कि हम पुतिन नहीं आएंगे और ये समिट वैसे ही चलेगा। अब तीसरी खबर है वो है इंडिया और यूएई की एग्रीमेंट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रोज़ कबल विजिट किया है यूएई का, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया और यूएई ट्रेड करेंगे अब रुपी में, अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे रुपी में, और एक पेमेंट लिंक बना रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि दोनों ममालिक के बॉर्डर से पेमेंट्स जो होंगी वो आसानी से हो जाए। अब इससे क्या होगा कि उनकी ट्रेड इंप्रूव करेगी, जो कि अभी भी 84 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर खड़ी है जो लास्ट ईयर थी। अब द पॉइंट इज, आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिया। आप सोचते होंगे कि यार ये बंदा इंडिया ही की क्यों बात करता है, बिकॉज हमने दोनों ने इकट्ठे इंडिपेंडेंस ली। आज वो कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हम 3 बिलियन लोन लेकर खुश हो रहे हैं, जबकि वो अपना चंद्रयान 3 चांद पर भेजकर खुश हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ आवर प्रायोरिटी इज डिफरेंट। सो हमें ये नहीं देखना कि हम हमारा नेबर क्या कर रहा है, हमें उससे सीखना है। बहुत अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम आगे ही बहुत पीछे। अभी एक रिसेंटली पासपोर्ट
की रैंकिंग जारी हुई, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे वर्स्ट नंबर पर है। मतलब यहाँ तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर हम इतने बुरे गिरे। डिप्लोमेसी में हम पीछे रह चुके हैं। इंटरनेशनल इमेज जो हमारा वो बहुत बुरा हो चुका है। इंडिया का इमेज बहुत सॉफ्ट जा रहा है। मतलब इंडिया का इमेज जो पहले बॉलीवुड से पोर्ट्रे किया गया था, फिर क्रिकेट से पोर्ट्रे किया जा रहा है, अब इंडिया एक सॉफ्ट पावर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। लेकिन हम कहाँ पर हैं? वेयर वी आर स्टैंडिंग। हम भी उतने ही जवान मर्द हैं या उतने ही इंडिया वाले, बिकॉज हमें भी उसी दिन इंडिपेंडेंस हुई मिली जिस साल और जिस दिन उनको मिली। सो हमें इन चीज़ों पे सोचना है कि हम एज अ पाकिस्तानी नेशन कहाँ तक खड़े हैं।